जी, तो आज हमने पढ़ना है रिजिड रोटर मॉडल। ठीक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रीट करते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की रोटेशन के बारे में स्टडी करते हैं और रिजिड रोटर मॉडल ही माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिस है। इसको हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करना है। अब अगर इसकी डेरिवेशन की तरफ हम लोग देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मासेस हैं M1 और M2। जैसा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपने देखा होगा, हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद F2। जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी रोटेशन को स्टडी करना है तो इस तरह के हाइपोथेटिकल मॉडल हम लोग डेवलप कर सकते हैं। हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम, नाइट्रोजन के अंदर भी 2 एटम और F2 के अंदर भी 2 एटम, और इनका कुछ ना कुछ फासला भी आपस में होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ, और वो बॉन्ड लेंथ हमने यहाँ पे इससे शो की है। मान लेते हैं मास M1 एक है दैट इज़ अटैच विद M2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये R होगा। और मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट, अगर ये होमो एटॉमिक हैं तो बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे इन दोनों को बैलेंस किया जा सकता है, या सेंटर ऑफ बैलेंसिंग भी इसको बोल सकते हैं। अब M1 से लेके इस सेंटर तक फासला R1 और यहाँ से लेके यहाँ तक फासला R2। देखिए, इस फासले को हमने R1 बोल दिया है, इसको R2 बोल दिया है, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, यानी कि टोटल फासला किसके इक्वल आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब एक सपोजिशन ली जाती है, क्योंकि हम लोग रिजिड रोटर मॉडल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स की रोटेशन को देखना है। तो रोटेशन से मुराद क्या है, इस सेंटर के अबाउट ये घूमना स्टार्ट कर देगा सिस्टम। जब मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल रोटेशन की बात कर रहे हैं तो इस मार्कर को देखें, अगर आप इसका एक एंड जो है ये वाला, तो उसको एक तरफ माने और दूसरे को दूसरा एटम माने, तो ये इस तरह रोटेट करता है। ठीक है, आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो रोटेट भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं। तो एक मोशन को हम लोग इन सपोजिशन के अंदर ले रहे हैं, ये इस तरह रोटेशन कर रही है। ठीक है, एक ही जगह रुक के इस सेंटर के दरमियान। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी क्लासिकल ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि वो फिज़िक्स हम लोग लगा के देखते हैं जो कि 19वीं सदी से पहले की फ़िज़िक्स थी, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पहले इस सिस्टम को कैसे देखा जाता था, उसको बोला जाएगा क्लासिकल ट्रीटमेंट। क्वांटम मैकेनिकल्स लॉ होल्ड नहीं करेंगे, न्यूटोनियन फिज़िक्स इस पे होल्ड करेगी। उसके अकॉर्डिंग अगर इस पे फार्मूला लगाएं तो M1R1 विल बी इक्वल टू M2R2, इसको फार्मूला ऑफ सेंटर बैलेंसिंग बोला जाता है। यानी कि ये मास M1, इसके साथ क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस M2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से इधर वाला हिस्सा विल बैलेंस दिस पार्ट, तो इसलिए हमने लिख दिया M1R1 इज इक्वल टू M2R2। अब हमें पता है कि R2 क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे अगर, तो R2 विल बी इक्वल टू R माइनस R1। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या आएगा, M1R1 विल बी इक्वल टू M2 इंटू R माइनस R1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें अगर इन दोनों को, तो क्या आएगा, M1R1 इज इक्वल टू M2R माइनस M2R1। ठीक है, ये R1 वाली टर्म इस तरफ ले जाएं तो क्या आएगा हमारे पास, M1R1 प्लस M2R1 विल बी इक्वल टू M2R। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, R1, तो R1 अगर कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा अंदर, M1 प्लस M2 विल बी इक्वल टू M2R। ठीक है, अगर हम लोग R1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, M2R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा था, यानी कि इस R1 यानी कि इस R1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम लोग देखें R2 सिमेट्रिकली हम लोग लिख सकते हैं, यही सारा काम करें, बस R1 की वैल्यू लगाएं तो इस तरह का ये एक रिलेशन आएगा जो R2 के लिए होगा। तो वो क्या होगा, M1R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है,
एक रिलेशन निकाल लिया इस पार्ट के लिए, तो ये दूसरा पार्ट भी तो सेम ही है, तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। जहाँ पे 1 वाली टर्म्स है वहाँ पे 2 वाली आ जाएंगी, जहाँ पर 2 पे हैं 2 वाली हैं वो 1 वाली आ जाएंगी। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो किसके इक्वल होता है? I इज़ इक्वल टू m1 r1 का स्केयर प्लस m2 r2 का स्केयर। ठीक है जी। अब अगर इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ लगाएं हम लोग जो निकाली हैं, तो I विल बिकम इक्वल टू m1 इंटू r1 की वैल्यू क्या निकाली है, ये वाली, तो क्या लिखेंगे m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्केयर। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ प्लस इधर क्या हो जाएगा m2 इंटू क्या हो जाएगा r2 का स्केयर, यानी कि इस वैल्यू का स्केयर, तो वो क्या हो जाएगा m1r ओवर m1 प्लस m2 का स्केयर। हमने क्या किया है, इस वैल्यू को लगाया है r1 वाली को और r2 वाली को, वो जो निकाली है। अब इसको सिंपलीफाई करें, I विल बिकम इक्वल टू m1 इंटू m2 का स्केयर r2 का स्केयर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्केयर प्लस m2 m1 स्केयर r स्केयर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्केयर। ठीक है जी। स्केयर यानी कि अलग-अलग कर दिया। अब देखें कि इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, या इसको मल्टीप्लाई करके देखें पहले। m1 r2 का स्केयर r स्केयर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 का स्केयर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा m2, यहाँ पे बेटा इसको ठीक कर लें, ये m2 है, ये m2 का स्केयर, यहाँ पे क्या आएगा m2 m1 का स्केयर r2 का r का स्केयर m1 प्लस m2 का स्केयर। ठीक है, जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ये। अब क्या कॉमन आ रहा है देखें, ऊपर से m1, इसमें m1 मौजूद है तो एक m1 कॉमन ले लेंगे, इसमें m2 का स्केयर, इसमें m2 है तो एक m2 कॉमन ले लेंगे, r स्केयर तो वैसे कॉमन आ रहा है, तो बटे में क्या ले लेंगे, इन दोनों में फैक्टर ये मौजूद है, तो m1 प्लस m2 का स्केयर, उसके बाद अंदर क्या रह जाएगा m2 प्लस m1। ठीक है, अब ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो I किसके इक्वल आ जाएगा m1 m2 r स्केयर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब अगर इसको सिंपलीफाई करें मज़ीद, या इसको एक फैक्टर में बंद करें, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय r स्केयर लिख सकते हैं इसको बोला जाता है म्यू। तो I किसके इक्वल आ जाएगा म्यू r स्केयर, और यहाँ पे म्यू क्या है आपके पास, म्यू इज़ इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब म्यू से मुराद होता है रिड्यूस मास, एक ऐसा मास जो दो सिस्टम को कनेक्ट करने से आता है। अब अगर तो एक पार्टिकल होता तो m से गुजारा करते, लेकिन ये दो पार्टिकल हैं, ये आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो इनके लिए रिड्यूस मास वाली टर्म हमें लेके आना पड़ी है। इसका आंसर लगभग वैसा ही आता है जैसा कि एक सिंगल मास के लिए आता है, बट वी हैव टू टेक अकाउंट टू masses एज दीज masses आर कनेक्ट विद आर फिक्स बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है जी। अब अगर एनर्जी की बात की जाएगी, एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, पोजीशन की वजह से। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ को, मान लें आपके पास एक स्प्रिंग है और आपने दबा के रखा हुआ है, इसका मतलब है उसके अंदर आपने पोटेंशियल एनर्जी सेव कर रखी है। तो इसमें तो वो जो R है वो फिक्स है हम लोगों का, इसका मतलब है देयर इज़ नो कंप्रेशन और एक्सपेंशन इस सिस्टम के अंदर। ये R क्या था, फिक्स था,
तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ही आ जाएगी। यानी कि टोटल एनर्जी किस वजह से होगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लेकिन पार्टिकल तो दो कनेक्ट हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2। दो पार्टिकल है हमारे पास, एक की एनर्जी क्या है आपके पास 1 और दूसरे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 mv²। अब 1 पार्टिकल है पहला, तो m1 उसकी वेलोसिटी क्या है v1। इसी तरह प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। एक पार्टिकल की ये काइनेटिक एनर्जी तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी। लेकिन हमें पता है कि एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 m r ओमेगा लिख सकते हैं इसका, क्योंकि हमें पता है v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। तो r क्या है आपके पास, ये जो r1 कर देंगे इसको, ओमेगा क्या है एंगुलर रोटेशन में, जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा। इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, ये क्योंकि फिक्स हैं। तो अगर इट इज़ लाइक स्टेयरिंग, अगर ये ऊपर जाएगा जितना ये उतना नीचे आएगा, इसलिए ओमेगा के साथ कोई नंबर नहीं लिख रहे। प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा का यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और ये भी स्क्वायर आएगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 m r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 भी कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह जाएगा mr1 स्क्वायर प्लस m2, यहाँ पे क्या m1, ठीक है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये हमें अभी पता है कि किसके इक्वल होता है, E इज़ इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी फार्मूला लिखा था, इसमें हमने इसको किसके इक्वल रखा था, आई के इक्वल। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई के इक्वल आ गई इस रिजिड रोटर मॉडल की। आगे एक छोटी सी टर्म है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जिसको कैपिटल L से लिखा जाता है। इसका फार्मूला है L इज इक्वल टू ओमेगा आई। अभी हमने टोटल एनर्जी निकाली है, E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर और साथ में I, ठीक है। तो 2E किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर I के इक्वल, और I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 टाइम्स एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आप I यहाँ पे लगा दें, L इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2 टाइम्स एनर्जी ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा इससे कट जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, 2E डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है जी। तो ये है किसी भी रिजिड रोटर मॉडल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का फार्मूला। इस फार्मूला को भी याद रखेंगे आप। तो इस डेरिवेशन के अंदर हमने क्या किया है, एक तो उसका सिंपल क्लासिकल ट्रीटमेंट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और दूसरी एक उसकी एनर्जी डिफाइन की है, और तीसरा उसका एंगुलर मोमेंटम। तो अगर किसी की सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम आ जाए और एनर्जी आ जाए तो हम बाकी भी उसकी आसानी से चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटर मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।